Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning, everyone. जल्दी से आ जाइए, सबको बुला लीजिए। बोलिए कालराज जी आ गए हैं। कालराज जी आ गए हैं। कालराज जी आ गए हैं। कालराज जी आपकी क्लास लेकर आ गए हैं। जल्दी से सबको बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए। बोलिए कालराज जी आज गए हैं। जल्दी से सबको बुला लीजिए। कैमरा फ्लिकर कर रहा है भाई। हाँ, ये कैमरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैमरा फ्लिकर कर रहा है। इसका कोई ना कोई जुगाड़ निकालते हैं। कैमरा फ्लिकर कर रहा है, आई एग्री। बट कोई ना कोई जुगाड़ निकालते हैं। आज मैनेज कर लो यार। टेक टीम को मैंने बोला है, वो देखेगी। बट टेक टीम को मैंने बोल दिया है, वो चेक करेगी। बट कैमरा फ्लिकर कर रहा है, मुझे भी दिख रहा है कैमरा फ्लिकर कर रहा है। आज आज मैनेज कर लो, आज मैनेज कर लो। आज मैनेज कर लो, फिर मैं बोलता हूँ टीम को कि वो चेक करेंगे कि क्यों फ्लिकर कर रहा है। ठीक है। आज मैनेज कर लो बाबू, प्लीज आज मैनेज कर लो बस। सिर्फ आज मैनेज कर लीजिए बस। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से सबको बुला लीजिए। बोलिए कालराज जी आ गए हैं। कालराज जी आ गए हैं। कालराज जी आ गए हैं। लिंक भेजो, सबको बुलाओ। बिले बोलो यार, कालराज जी आ गए हैं। वार्म अप बैच में बेटा आपका बहुत 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 स्वागत है। वार्म अप बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने देखिएगा। आपकी कहानी कुछ, वह कहाँ गई वो? वह कल ही तो बनाया था। ऑल ओवर सी इंटर आर्ट न्यू बैच। लीजिए सामने वार्म अप बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने ये सारी डिस्कशंस करी थी। लास्ट बैच में जब मैंने लास्ट क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि हमने सीए वार्म अप बैच के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनो। सुनो ना सर जी। हाँ जी महक बोलो। माँ, क्या नाम है इसका? माँ के हाथ का स्वाद। अबे माँ के हाथ का स्वाद क्या नाम है बच्चे का यार? माँ के हाथ का स्वाद। माँ के हाथ का स्वाद प्लस में सारे बुक्स की सॉफ्ट कॉपी कोई बता सकता है बेटे? प्लस में मैंने अभी अभी ड्राइव का लिंक दिया था। और ड्राइव के लिंक में मेरी सारी किताबें ऑलरेडी हैं। तू प्लस में जाएगा, तुझे ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। ड्राइव के लिंक में सब कुछ डाला हुआ है मैंने। टेंशन मत ले, घबरा मत यार, सब मिल जाएगा। आइए सर जी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और मैंने जो कल की डिस्कशन करी थी उसको सीधा फास्ट पेस पे लेकर आता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था हमारे इंटर के लेवल पे पेपर पैटर्न कैसे रहता है, याद है ना? 30 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू आएंगे, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। और हमारे कोर्स कंटेंट कुछ इस तरीके से था, याद है? सबसे पहला चैप्टर था कंपनी फाइनल अकाउंट, और मैंने आपको बोला था भैया हम सारे चैप्टर कवर करेंगे पहले। और हमारा टारगेट था कंपनी फाइनल अकाउंट कराने का। मैंने आपको बताया था केस सिनेरियो कैसे आते हैं। और मेरी 3 बुक है, टेक्स्ट बुक, कंपाइलर और चार्ट बुक। याद है जी? याद है? हाँ ना बोलो का। अब अगर मैं बात करूं मेरी बुक की, तो मेरी पहली किताब खोलिए जल्दी। मेरी किताब खोलिए, मेरी किताब खोलिए, मेरी किताब खोलिए। कहाँ गई? मेरी किताब कहाँ है? सीए इंटर अकाउंट्स कहाँ है भाई? एडवांस अकाउंटिंग माह मैराथन नोट, सीए इंटर की किताब कहाँ है? कंपाइलर ही दिख रहा है, इंटर की किताब ही नहीं दिख रही। सीए इंटर। अबे कहाँ है? कितने नोट्स बड़े पड़े हैं मेरे पास। डॉक्यूमेंट्स में नहीं है क्या? डाउनलोड्स में। एक सेकेंड यार, किताब ढूंढने दो। ये रही। हाय। देखिए जी, सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। और सीएमए के लिए दूसरे सर कौन है भाई? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं अपना पढ़ा लूं प्लीज। चले इधर देखो। अगर आप ध्यान से कंसिडरेट होके पढ़ोगे ना, तो आपको पहला चैप्टर मिलेगा कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सामने स्क्रीन पे देखो। सर, जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, याद रखना वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज। जितनी भी कंपनीज है ना, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अब प्लीज जरा ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो, बातें बंद, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात बोलते हैं ना, तो कंपनी के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है?
फॉर एग्जाम्पल अगर आप सामने देखो, अगर मैं बात करूं, समझना मेरी बात को। इमेजिन करो मेरी कंपनी है आर के जी लिमिटेड, ठीक है जी। मान लीजिए मेरी कंपनी है आर के जी लिमिटेड। अब मुझे एनुअल बेस पे अपनी कंपनी का क्या, ये क्या हो गया, मेरी कंपनी का मुझे क्या बनाना होता है, बताना, मुझे बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या चीज है सर? सर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं ना, तो याद रखना हम तीन चीजों की बात कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बाबू ध्यान से सुनना, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट। ये चैप्टर 1 है हमारा। हाँ बेटे, चैप्टर 1 से करा रहा हूं बेटे, कार्तिक सुन ले। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बना रहे हैं। दूसरा आपके लिए होता है कॉल्ड बैलेंस शीट, और तीसरा आता है हमारा इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड बोला जाएगा ना, तो याद रखना इन तीन चीजों की बात हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। सारी कंपनीज अपनी ईयर के एंड पे ये तीन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के अपने शेयर होल्डर को देती हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एजीएम पे इस पे साइन करवाती हैं, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है, और ये सब कुछ शेयर होल्डर को सबमिट कर देते हैं। और शेयर होल्डर को बोलते हैं भैया ये ले, ये तेरा सारा डाटा जाके चेक कर ले, जो जो हमने बोला इसमें सब कुछ कवर है। अब क्योंकि ये कंपनीज हैं, और शेयर होल्डर कंपेयर करेगा और कंपनियों से कि भैया मेरी जिसमें मैंने पैसा लगाया या मेरे जिस और कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं, क्या उनमें सब कुछ समानता है या नहीं है, कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, भैया कंपैरिजन तो करेगा ना। जिसने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपेयर करेगा दूसरों से, और कंपैरिजन करके इन्वेस्ट करेगा। तो भैया आपको फॉर्मेट एक जैसा रखना पड़ेगा ना। आप कोई पार्टनरशिप में तो हो नहीं, कमेंट में आओ, इधर चैट में आओ, आप मुझे बताओ। पार्टनरशिप में तो आप बैलेंस शीट में जो मर्जी चीज ऊपर नीचे रखो, आप एसेट साइड में मशीन पहले रखो या बिल्डिंग पहले रखो, किसी ने रोका है आपको? नहीं ना। पीएनएल में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में पीएनएल में जो मर्जी चीज ऊपर नीचे रखो, कोई आपको मना नहीं करता। कारण क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में कंपैरिजन नहीं करता, पार्टनरशिप में इन्वेस्टर और शेयर होल्डर नहीं होते, बट कंपनी में तो होते हैं ना। कंपनी में जो इन्वेस्टर यानी शेयर होल्डर है, वो आपके डाटा को दूसरे डाटा से कंपेयर करेगा, आपकी कंपनी को दूसरी कंपनियों से कंपेयर करके डिसीजन लेगा कि मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। अब सोचो, अगर वो कंपेयर करके जवाब देगा या डिसीजन लेगा, तो फॉर्मेट तो एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए कंपनी अकाउंट्स के अंदर यानी कंपनी एक्ट के अंदर, ध्यान से सुनना, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल नंबर 3। इस शेड्यूल के अंदर दो पार्ट बनाए गए, ध्यान से सुनना, दो पार्ट। सबसे पहला पार्ट बनाया गया पार्ट ए, जिसमें था फॉर्मेट ऑफ पीएनएल। पार्ट बी, पहला पार्ट था पार्ट ए, जिसमें है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है ये। कंपनियां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाती है। सर ये कैसे बनता है? वो मैं सिखाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा, आप जरा सुन लो बस। दूसरा होता है कॉल्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। भैया एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो सबको फॉलो करना है। अगर आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, तो आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते स्टेटमेंट, आप अपना फॉर्मेट खुद डिसाइड नहीं कर सकते। आपको कंपनी एक्ट में शेड्यूल 3 का फॉर्मेट दिया है, आप उसी फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो और कोई नहीं। और रट्टा मत मारो, लॉजिक बताना क्यों है। हाँ बेटे लिखना है, ये मेरे साथ साथ ही लिखना है, परवीन भाई मेरे साथ साथ लिखना है। मुझे बताओ ना, रट्टा मत मारो, लॉजिक से बताओ क्यों बनाया ये फॉर्मेट, क्यों बनाया? भाई पार्टनरशिप में तो नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो नहीं होता, कंपनी वालों को क्यों बोला है बनाओ फॉर्मेट? कंपनी वालों को इसलिए बोला है ताकि आप एक यूनिफॉर्मिटी में आ जाएं, उनके लिए कंपैरिजन करना आसान हो। तो आपको बोला जाता है कि भैया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जितनी भी कंपनीज है सारी उसी फॉर्मेट से बनाएंगी।
और बैलेंस शीट का भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ताकि इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के लिए दूसरी कंपनियों से कंपेयर करना आसान हो जाए। भाई कंपैरिजन तो कब तब कर पाओगे ना जब सिमिलैरिटी यूनिफॉर्मिटी होगी। मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूं अपने तरीके से, रिलायंस बना रहा है अपने तरीके से, टाटा बना रहा है अपने तरीके से, भाई कंपैरिजन कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे। तो भैया एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बना दिया। इसके साथ ना आपको बोला जाता है दो चीजें और बनाओ। इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं क्या? इनको सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं शेड्यूल एंड नोट्स टू अकाउंट। सर ये क्या होता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझना। जब कभी भी आप पीएनएल और बैलेंस शीट बनाओगे ना तो साथ में बनाओगे शेड्यूल्स। सर ये शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल बेसिकली और कुछ नहीं है, इज अ वर्किंग नोट। सर ये क्या है? अब एक बात सुनो, मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाता हूं, सामने देखो, ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो ये जो फॉर्मेट है ना, सबको इसी फॉर्मेट से फॉलो करके बैलेंस शीट बनानी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जवाब देना। अगर इस बैलेंस शीट के लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लोन्स में सामने एक अमाउंट लिखी हुई है, मान लो 5 करोड़। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, क्या इस 5 करोड़ रुपए में क्या एक ही बैंक लोन होगा? अलग अलग तरह के लोन हो सकते हैं ना, हो सकता है बैंक से लिया हो, एचडीएफसी से, हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हो सकता है ये लोन किसी और कंपनी से लिया हो सकता है ना, हाँ ना बोलो, हो सकता है। मान लीजिए आपके ये टेंजिबल एसेट, सामने अमाउंट लिखी हुई है टेंजिबल एसेट के आगे 20 करोड़। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, क्या इस 20 करोड़ में एक ही एसेट होगी? नहीं ना, डिटेल होगी ना इसके अंदर, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, बहुत सारी चीजें होंगी। तो भैया बैलेंस शीट में तो 20 करोड़ लिखा है, कहां है इसकी डिटेल? सर इसका डिटेल कहां है? इसका डिटेल भी तो चाहिए ना, कि अगर आपके पास 20 करोड़ की टेंजिबल एसेट है तो उस टेंजिबल एसेट की डिटेल कहां है? ये तो टोटल फिगर है, बैलेंस शीट में तो टोटल फिगर आती है, बाकी कहां है? अगर मान लो आपके सामने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा है 1 करोड़, तो भैया कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया? इस 1 करोड़ की डिटेल कहां है? तो ये सारी डिटेल मिलेगी आपको कहां पर? ये डिटेल मिलेगी इन शेड्यूल में, यानी वर्किंग नोट में। आपके बैलेंस शीट और पीएनएल में आने वाले हर एक शब्द, हर एक आइटम की डिटेल कहां चली जाएगी? शेड्यूल में, नोट्स टू अकाउंट में नहीं। शेड्यूल, वर्किंग नोट, एनेक्स्चर। अगर आपने टेंजिबल एसेट के आगे 20 करोड़ लिखा तो उस 20 करोड़ की डिटेल कहां मिलेगी? टेंजिबल एसेट के वर्किंग नोट यानी शेड्यूल में, एनेक्स्चर में। मेरी बात समझ में आई है ना? आपको इससे वर्किंग नोट बोलते हैं। कई स्कूल की मैडमें क्या करती हैं, काम खराब कर देती हैं, झोला छाप होती हैं, वो कहती हैं ये ना नोट्स टू अकाउंट में आता है। नहीं बाबू, हमारे कंपनी एक्ट में साफ साफ लिखा है नोट्स टू अकाउंट में नहीं आता, ये शेड्यूल में आता है। इनको एनेक्स्चर बोलते हैं, एनेक्स्चर। एनेक्स्चर का मतलब वर्किंग नोट। 20 करोड़ की डिटेल जो होगी वो शेड्यूल में मिलेगी, एनेक्स्चर में मिलेगी, वर्किंग नोट में मिलेगी, नोट्स टू अकाउंट में नहीं मिलेगी। स्कूल की मैडमें ना झोला छाप होती हैं, उनको क्या लगता है नोट्स में आती हैं, तो बच्चों को 12th में पढ़ा देती है कि ना नोट्स में आता है। नहीं बाबू, नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है फुट नोट। नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है फुट नोट। अब सर ये फुट नोट क्या होता है? बाबू फुट नोट होता है जो बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद, बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के नीचे जैसे ही बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है, यहां बनाए जाते हैं नोट्स टू अकाउंट। ये जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं ये बैलेंस शीट के बाद बनते हैं, बैलेंस शीट के पैरों में, बैलेंस शीट के कदमों में, इसे नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं। सर ये नोट्स टू अकाउंट शेड्यूल से अलग होता है, वर्किंग नोट से अलग होता है? जी हाँ। इस नोट्स टू अकाउंट के अंदर आप कभी भी बैलेंस शीट की डिटेल नहीं देते। सर इस नोट्स टू अकाउंट में आता क्या है फिर? नोट्स टू अकाउंट में बाबू तीन चीजें आती हैं। नोट्स टू अकाउंट में आता है सबसे पहले कॉल्ड मैटीरियल फैक्ट, दूसरी चीज आती है अकाउंटिंग पॉलिसीज,
तीसरी चीज आती है कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटीज। मतलब जब आप अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं तो शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास ये नोट्स हैं। मतलब बैलेंस शीट के नीचे जब नोट्स टू अकाउंट बनते हैं ना, तो आप उसमें तीन बातें बताते हैं। सबसे पहली बात होती है मेटीरियल फैक्ट। याद रखना मेरी वर्ड वर्ड सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं? मेटीरियल फैक्ट। सॉरी, ये क्या होता है? मेटीरियल फैक्ट का मतलब होता है ऑल इंफॉर्मेशंस, ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन which is important for investor in taking decision। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर अगर इन्वेस्टर के डिसीजन लेने के लिए कोई बात इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी, जैसे आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपके यहां आग लग गई, आपका कोई की मैनेजर यानी कंपनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मर गया, या मान लीजिए किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है आपके इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। हाँ ना बोलो? आपके इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी है, वो जानकारी आप नोट्स टू अकाउंट में डालते हैं। याद रखना, नोट्स टू अकाउंट में मटेरियल फैक्ट आते हैं। मटेरियल फैक्ट का मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, those information which you think is necessary for the investor in taking decision are called material fact। अब एक कमाल की बात बताता हूं, ध्यान से देखा हो, मैंने इसमें बोला मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों। अब मेरी बात सुनो, आप बैलेंस शीट के अंदर कुछ नॉन मॉनेटरी नहीं लिख सकते। आपको याद है बैलेंस शीट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती हैं जो मॉनेटरी नेचर की होती हैं, मतलब जिसको मनी में कन्वर्ट करते हैं। याद है आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड विच आर कन्वर्टेबल और मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई इंफॉर्मेशन मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते ना, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में तो बता सकते हैं। भाई अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी का कोई की मैनेजर पर्सन है जो कंपनी का ट्रस्टी है और कंपनी का मेन आदमी है, कंपनी का फेस है, अगर वो मर गया तो कंपनी पे इंपैक्ट पड़ेगा। एप्पल पे मार्क जकरबर्ग के मरने से उसके प्राइस पे गिरे थे, है ना? इन्वेस्टर्स को थोड़ा दिक्कत हो गया था। कंपनी के ज्वाइंट वेंचर जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट है सबको लगा था मार्क जकरबर्ग मर गया, सारी इनोवेशन तो ये करता था, पता नहीं कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी नहीं चलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? यार मान लो कल को भगवान ना करे रिलायंस में अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी का देहांत हो जाए, इंसान मरना तो सबने है। मान लो मुकेश अंबानी जी मर जाए, एक बारी तो पलट के आएगा ना कि पता नहीं भगवान जाने इसके बच्चे चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे रिलायंस। मुकेश अंबानी विजनरी है, पता नहीं उसके बच्चे चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, कल को चला लेंगे अलग बात है। बट ये बात मॉनिटरी थोड़ी है, किसी का मरना क्या मैं मनी में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं ना। तो क्या ये जानकारी बैलेंस शीट के अंदर आएगी? नहीं आ सकती। नोट्स में तो आ सकती है। इन्वेस्टर को बताना तो जरूरी है, इन्वेस्टर के डिसीजन उस पर इंपैक्ट पड़ते हैं, तो मटेरियल फैक्ट नोट्स में आते हैं। याद रखना, मेरी बात समझ में आई? नोट्स टू अकाउंट शेड्यूल नहीं है, नोट्स टू अकाउंट एनेक्शर नहीं है, नोट्स टू अकाउंट फुट नोट है। फुट नोट, व्हाट इज फुट नोट? जो बैलेंस शीट के नीचे आता है, जहां पे आपकी बैलेंस शीट समाप्त होती है उस बैलेंस शीट के नीचे बनते हैं नोट्स टू अकाउंट। और शेड्यूल क्या होते हैं, वर्किंग नोट क्या होते हैं? जो इसकी डिटेल देंगे कि 20 करोड़ में क्या क्या है, 1 करोड़ में क्या क्या है, 5 करोड़ में क्या क्या है। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो? पक्का? तो याद रखना, जब कभी भी हम वर्ड बोलते हैं क्या, जब कभी भी हम शब्द बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स। क्या क्या तीन चीजें? एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एक बैलेंस शीट और एक कैश फ्लो। इन तीनों को मिला के बोला जाता है स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितनी भी कंपनीज हैं, कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करते हुए उन्हें एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, शेड्यूल 3, जिस शेड्यूल के अंदर टोटल दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर है पीएनएल यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट, और पार्ट बी में है बैलेंस शीट का फॉर्मेट।
और इन दोनों को बनाने के लिए आप शेड्यूल और नोट्स टू अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? हाँ ना बोलो। क्लियर है? जल्दी बताओ। आपको नोट्स टू अकाउंट और फुट नोट पहले समझो, अंतर है दोनों में। वर्किंग नोट और नोट्स टू अकाउंट में जमीन आसमान का अंतर है। शेड्यूल और एनेक्स्चर में क्या आता है बताना। शेड्यूल और एनेक्स्चर में बैलेंस शीट की डिटेल्स आती हैं, और नोट्स टू अकाउंट में तीन चीजें आती हैं। चैट में लिख के बताओ तीन चीजें क्या क्या। मटेरियल फैक्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी और कंटिंजेंट लायबिलिटी। व्हाट आर दी अकाउंटिंग पॉलिसीज? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है अकाउंटिंग अकाउंटिंग practices followed in preparation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया आपने जितनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएनएल और बैलेंस शीट बनाई है, उसको बनाते दौरान आपने क्या क्या पॉलिसी फॉलो करी है। जैसे डेप्रिसिएशन की पॉलिसी, है ना भैया। आप एसएलएम लगा रहे हो या डब्ल्यूडीवी लगा रहे हो, आपने कौन सी पॉलिसी फॉलो करी। इन्वेंट्री की पॉलिसी। सर ये क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब आप फीफो मेथड यूज कर रहे हो, लीफो यूज कर रहे हो, वेटेड एवरेज यूज कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो आप बताना तो पड़ेगा ना इन्वेस्टर। रीवैल्यूएशन की पॉलिसी। आपने कोई एसेट रिवैल्यू करा है तो क्यों करा है, कितना रिवैल्यू किया है, उसका रिवैल्यूएशन का पर्पस क्या है। इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म मान रहे हो या करंट मान रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है। मतलब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो जो पॉलिसी फॉलो करी है सब एक जगह लिख देना। भाई एक बात बताओ, इन्वेस्टर को पॉलिसी भी तो पता होनी चाहिए। अब इन्वेस्टर को पता ही नहीं है आपकी पॉलिसी, वो दूसरे से कंपेयर कर रहा है और आप उसमें डाउनवर्ड नजर आ रहे हो। फिर आप उसे कह रहे हो कि भैया ध्यान दो ना, उसने डेप्रिसिएशन एसएलएम लगाई है, हमने डब्ल्यूडीवी लगाई है, उसकी डेप्रिसिएशन हमसे अलग है, तो भैया हमारा डाटा का रिजल्ट तो अलग ही आएगा। बट ये बात आप उसके कान में थोड़ी बोलोगे, ओए इन्वेस्टर इधर आ, ओए छोटू इधर आ, हम ना डब्ल्यूडीवी लगा रहे हैं। कान में बोलेगा उसके, या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएगा? नहीं ना, कैसे बताएगा इन्वेस्टर को। भाई जब तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास भेज रहा है, उसमें नीचे लिख दे अपनी सारी पॉलिसियां। इसी को बोलते हैं एएस नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बात समझ में? हाँ ना बोलो। तीसरा कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर ये क्या होता है? दोज इवेंट्स विच मे और मे नॉट कन्वर्ट इनटू फ्यूचर लायबिलिटी। वो लायबिलिटी, वो इवेंट जो अभी तो लायबिलिटी नहीं है बाबू, अभी लायबिलिटी नहीं है, अभी बस इवेंट है, बट शायद फ्यूचर में लायबिलिटी बन जाए। किसी ने तुम पे कोर्ट केस कर दिया, है ना। अब वो डिमांड में तुमसे मांग रहा है 2 करोड़। अब उसके मांगने से थोड़ी उस पे मुंह पे 2 करोड़ दे देंगे। कोर्ट में केस चल रहा है ना। अगर जज साहब को लगेगा मैं गिल्टी हूं, अगर जज साहब को लगेगा मेरी गलती है, तो जज साहब मेरे अगेंस्ट डिसीजन देंगे और मैं उस डिसीजन के बेस पे उसे 2 करोड़ दे दूंगा। बट बेटे मैं तो क्लेम तब दूंगा ना जब एक्चुअल में जज साहब का रिजल्ट आएगा, जज साहब मुझे गिल्टी ठहराएंगे। बट वो अभी थोड़ी होगा, वो तो फ्यूचर में होगा, और वो भी कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है ना, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। इन्वेस्टर को ये भी तो पता होने चाहिए ना कि तुम्हारी क्या क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो याद रखना प्लीज, एलुमिनी शर्म कर ले, सामने देखो। याद रखना, तो याद रखना हमें शेड्यूल दिया है, शेड्यूल नंबर 3, जिसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बनाना है पीएनएल का फॉर्मेट, पार्ट बी में बनाना है हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और इन दोनों फॉर्मेट को हम सपोर्ट किससे करेंगे? शेड्यूल से, यानी एनेक्स्चर से। इसमें जो भी होगा वो सब एनेक्स्चर में दिखेगा। और नोट्स टू अकाउंट यानी फुट नोट में 3 चीजें आएंगी, क्या क्या? मटेरियल फैक्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर सामने स्क्रीन पे ध्यान से देख तो मैंने क्या लिखा है जरा पढ़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डाटा प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय एंटरप्राइजेस। साल के अंत में हम अपना सारा अकाउंटिंग डेटा को एक जगह समराइज करते हैं, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं।
जिसके थ्रू वी कम्युनिकेट विद द इंफॉर्मेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादातर बैलेंस शीट, पीएनएल और शेड्यूल्स आते हैं। सर जी, ये शेड्यूल क्या होता है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो सपोर्टेड बाय द शेड्यूल होता है। सपोर्टेड बाय द शेड्यूल का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एनेक्स्चर्स। एनेक्स्चर्स की बात कर रहे हैं, एनेक्स्चर्स या वर्किंग नोट्स। शेड्यूल कंटेन द आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल, मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल में जो जो आइटम होती है वो सारी यहां लिखते हैं। सर नोट्स टू अकाउंट में क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल फैक्ट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। एक बच्चा चैट में पूछ रहा है कंटिजेंट एसेट कहां आती है? और जलील आदमी, कंटिजेंट एसेट आती ही नहीं है। याद कर, कंटिजेंट एसेट कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस को वायलेट करता है। फ्यूचर में होने वाली एसेट यानी फ्यूचर में होने वाली इनकम को हम कंसिडर नहीं कर सकते ना। कंजर्वेटिज्म मना करता है, प्रूडेंस मना करता है। समझ रहा है? तो शेड्यूल 3 के दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में पीएनएल का फॉर्मेट, पार्ट बी में बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक काम करो, रजिस्टर उठाओ, जल्दी से रजिस्टर उठाओ, जल्दी से रजिस्टर उठाओ, जल्दी से फटाफट रजिस्टर उठाओ। बुक में नहीं लिखवाऊंगा, रजिस्टर में लिखवाऊंगा। रजिस्टर उठा लो जल्दी फटाफट। अगर मैं आपसे कहूं मेरे साथ शेड्यूल नंबर 3 का पार्ट नंबर ए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखो, तो बनाना, प्लीज बनाना। एक बार मेरे साथ रजिस्टर उठाओ और बनाओ। पर्टिकुलर वर्किंग नोट, अमाउंट ऑफ सीवाई, सीवाई मतलब करंट ईयर, अमाउंट ऑफ पीवाई, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के डाटा आते हैं इसमें, दोनों के। एक बार रजिस्टर उठा लो, फॉर्मेट सीख लो, ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीवाई का मतलब करंट ईयर, पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर। अब देखो, जो फॉर्मेट मैं आपको बना के दे रहा हूं ना, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, और आप किसी भी कंपनी का पीएनएल दूसरे फॉर्मेट से नहीं बना सकते। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएनएल नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है। सबसे पहले ली जाती है रीवेन्यू। रीवेन्यू का मतलब होता है इनकम्स, है ना। अब रिवेन्यू में दो होती हैं। सबसे पहला होता है कॉल्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएफओ कह देते हैं। और याद रखना, इस आरएफओ में आती है नेट सेल्स। सर व्हाट इज नेट सेल्स? नेट सेल का मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न। नेट सेल नहीं लिखते, लिखते हम आरएफओ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट नाम इसका याद रखना, ये नेट सेल होती है, सेल माइनस सेल रिटर्न, करंट ईयर का डाटा और प्रीवियस ईयर का डाटा। दूसरा लेते हैं हम कॉल्ड अदर इनकम। अब मेरी जितनी भी अदर इनकम है, आप बताओ मेरी क्या क्या अदर इनकम हो सकती है? बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे कि मेरी अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, क्या बोलते हैं, पुराना ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट रिकवर्ड। पांच तो मैंने आपको उंगलियों पे गिना दी। अब यहां पे जो आएगा ना, ये तो टोटल आएगा, यहां पर तो टोटल आएगा, बट इसकी डिटेल कहां जाएगी? इसकी डिटेल चली जाएगी नोट नंबर 1 में। सर क्या नोट नंबर फिक्स है? नहीं बेटे, आप जिस जिस का नोट बनाओगे उतना उसका नंबर डाल देना। जैसे मुझे लग रहा है नेट सेल के नोट की जरूरत नहीं है, तो मैंने नेट सेल का नोट नहीं बनाया। अदर इनकम के नोट की जरूरत है, मैंने नोट बना दिया। सर नोट कैसे बनेगा? अभी दिखाता हूं। जैसे ही मेरा फॉर्मेट पूरा हो जाएगा, नीचे बनेगा नोट 1। शेड्यूल भी बोल सकते हैं इसको। कैसे बनेगा? अदर इनकम के नाम से नोट बनेगा, पर्टिकुलर और अमाउंट करके। और मेरी जितनी भी अदर इनकम्स होंगी, जितनी भी, मान लो मेरे पास अदर इनकम में एक इनकम है रेंट रिसीव, एक इनकम है इंटरेस्ट रिसीव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आरईसी,
एक इनकम है बैड डेप्ट रिकवर्ड, पुराना डूबा हुआ पैसा रिकवर्ड हो गया। एक है डिस्काउंट रिसीव। मान लो ये चार ही है, तो इन चारों का मैंने एनेक्स्चर बना दिया, मतलब वर्किंग नोट यानी शेड्यूल बना दिया, और इसे उठाकर मैं यहां से ले जाऊंगा ऊपर और सीधा नोट वन के सामने डाल दूंगा। का याद रखना, मेरे पास सिर्फ दो ही रिवेन्यू है बस। रिवेन्यू के टोटल बस दो हैं, रिवेन्यू के टोटल मात्र दो हैं, दैट्स इट। इसे बोल देंगे टोटल रिवेन्यू, यानी कि ए पार्ट। अच्छे से याद रखो, रट्टा मत मारो, दो ही आते हैं रिवेन्यू। इनकम को दो हिस्सों में बांटा गया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, बस। और कोई रिवेन्यू है ही नहीं, टोटल रिवेन्यू दो ही होते हैं। सर एक्सपेंस कितने होते हैं? एक्सपेंस की कैटेगरी बनाई है सात। सात एक्सपेंस होते हैं, मेरे साथ सुनना। हाँ बाबू, मेरे साथ साथ फॉर्मेट लिखते जाओ। आप कहो तो मैं 2 मिनट रुक जाऊं, आप कहो तो मैं 1 मिनट रुक जाऊं, पहले यहां तक पहुंच जाऊं। मेरे साथ साथ रहना, मेरे साथ साथ रहना, साथ साथ लिखो। मेरे साथ साथ लिखो। एक्सपेंस में सबसे पहला आता है कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो रॉ मटेरियल भी खरीदते होंगे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम इसमें आ जाएगा, याद रखना। रॉ मटेरियल कंज्यूम इसमें आ जाएगा। अगर आप रॉ मटेरियल नहीं खरीदते तो आ जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक। मान लो आप ट्रेडर हो, आप रॉ मटेरियल नहीं खरीदते, आप बनाते नहीं हो, प्रोडक्शन नहीं करते, बस खरीद के बेचते हो। तो जो बनाता होगा उसका तो रॉ मटेरियल भी होगा और परचेज भी होगी, और जो बनाता नहीं है खाली ट्रेड करता है उसका ये नहीं होगा, खाली परचेज होगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तीसरा आता है कॉल्ड चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, अच्छा याद रखना, चेंज इन इन्वेंट्री में वी टेक ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपने शायद इको में उल्टा पढ़ा होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अकाउंट्स में उल्टा नहीं होता, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं। याद रखना, अकाउंटेंसी में वी ऑलवेज टेक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नॉट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। याद रखना, ये अकाउंटेंसी में चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तीसरे के बाद चौथा होता है कॉल्ड इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईबीई। इंप्लॉई से रिलेटेड जितना भी खर्चा है ना, इंप्लॉई से रिलेटेड सैलरी, वेजेस, प्रोविडेंट फंड, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, याद रखना। इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आएगा, चैट में बताओ जल्दी। इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में इंप्लॉई से रिलेटेड सारे खर्चे, जितने खर्चे इंप्लॉई से रिलेटेड है, सैलरी, इंप्लॉय की वेजेस, इंप्लॉय का प्रोविडेंट फंड, स्टाफ वेलफेयर, इंप्लॉय को कोई चाय पानी का खर्चा दिया, इंप्लॉय के लिए रिफ्रेशमेंट, जो भी इंप्लॉय से रिलेटेड खर्चा है, चाहे वो वर्कर हो चाहे इंप्लॉय हो, इंप्लॉय बेनिफिट में आएगा। अगला आएगा फाइनेंस कॉस्ट। सर ये क्या होता है? बाबू फाइनेंस कॉस्ट में आएगी आपके इंटरेस्ट पेड। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब जो आपने ब्याज दिया, चाहे वो ब्याज आपने डिबेंचर होल्डर को दिया, चाहे वो ब्याज आपने लोन पे दिया, चाहे किसी भी कारण से दिया, इंटरेस्ट पेड में आ जाएगा, वो याद रखना, इंटरेस्ट पेड। पांचवे के बाद छठा आता है हमारा कॉल्ड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर ये क्या होता है? बेटे टेंजिबल एसेट पे डेप लगाएगा, अगर टेंजिबल, टेंजिबल टेंजिबल जानते हो ना, लेबर से सब कुछ, लेबर, लेबर इंप्लॉय वर्कर कुछ भी हो, इंप्लॉय बेनिफिट में आएगा। अगर आपकी मशीन पे डेप लग रही है तो वो डेप्रिसिएशन है, और अगर आप गुडविल पे, इंटेंजिबल पे लगा रहे हो तो अमोर्टाइजेशन है। जैसे पेटेंट को राइट ऑफ कर रहे हो,
या गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो। इंटेंजिबल पे जो लगता है उसे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। क्लियर है। सात छठे के बाद सातवां होता है अदर एक्सपेंस, जो और कहीं नहीं आएगा वो यहां आ जाएगा, अदर एक्सपेंस। क्लियर है। सात के अलावा और कुछ नहीं होता, बस ये सात ही होते हैं। इन सब का टोटल कर लोगे तो ये बन जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस, ब्रैकेट में बी। फिर आप निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये कैसे निकलता है, पीबीटी ए माइनस बी करके। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे ही इसमें से टैक्स पेड माइनस करोगे, जैसे ही आप इसमें से टैक्स पेड माइनस करोगे, टैक्स पेड, जितना आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया या टैक्स का प्रोविजन बनाया, वो यहां से माइनस होकर जो बचेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ये यहां से उठ के बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। कहानी समझ में आई। बैलेंस शीट में कौन सी वाली फिगर आएगी, बैलेंस शीट में आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा रिजर्व बन जाएगा, पैट बोलते हैं। मतलब किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऐसे बनेगा, रिवेन्यू में दो आइटम, खर्चे में सात आइटम। रिवेन्यू में दो आइटम बताओ कौन सी है, रिवेन्यू की दो आइटम, एक नेट सेल जिसको हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, और एक अदर इनकम। बस ये दो ही होते हैं रिवेन्यू। खर्चे सात कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर। क्या ये कहानी समझ में आई। और लास्ट में आपका टोटल एक्सपेंस आ जाता है। क्लियर है, हाँ या ना बोलो। फिर ए माइनस बी करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से टैक्स माइनस करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या फॉर्मेट समझ में आया। कोई भी कंपनी इस फॉर्मेट के अलावा और कोई फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं कर सकती। इन सब की डिटेल जो देनी है ना, डिटेल, वो सारी की सारी डिटेल आप नीचे नोट्स बना के देंगे। कंपनी अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, नहीं बनता सर जी। वर्षा मैं आपको इतनी देर से यही बता रहा हूं कि इसमें ट्रेडिंग पीएनएल नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है, एक ही बनता है। सब कुछ इसी में आएगा, अलग से कोई डिटेल नहीं होती, ट्रेडिंग होता ही नहीं। हाँ जी। अगर आपको एम्प्लॉय बेनिफिट का डिटेल चाहिए तो इसका शेड्यूल बनेगा, फाइनेंस कॉस्ट है तो इसका शेड्यूल बनेगा। अभी बनाता हूं ना ये क्वेश्चन, है ना। एक काम करें, फॉर्मेट लिख लिया, चैट में बताओ फॉर्मेट लिख लिया, हाँ ना बोलो। चैट में बताओ फॉर्मेट लिख लिया। इनकम के दो नाम है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। खर्चे के सात नाम है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरी, इंप्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। आप इनको ऊपर नीचे लिख सकते हो, ऊपर नीचे लिख सकते हो। आप इनको ऊपर नीचे लिख सकते हो, ये पहले ये बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर के नाम ऊपर नीचे कर सकते हो। ए माइनस बी करेंगे तो पीबीटी, टैक्स माइनस करेंगे पीएटी। आप एक काम करो, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ ना, एक मेरे साथ आओ, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों को सुन के याद आता है या नहीं। मेरे साथ एक जीजी बनाओ, जीजी वन। मेरे बच्चों, जीजी मालूम है क्या है। ओह, मेरे बच्चे हो तुम, जीजी तो तुम्हें याद ही होगा यार। जीजी का मतलब है गुरु का ज्ञान। ये वो क्वेश्चन है जो मैं बनाऊंगा, मैं अभी आपके सामने यही फ्रेश ताजा ताजा, और आप मेरे साथ सॉल्व करें। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर आर के जी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2026। पर्टिकुलर अमाउंट, अच्छा मैं आपको प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं दे रहा,
मैं आपको डाटा सिर्फ करंट ईयर का दे रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर का फॉर्मेट, प्रीवियस ईयर का कॉलम खाली छोड़ देना। मैं आपको खाली करंट ईयर का डाटा दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर का डाटा मैं आपको दे ही नहीं रहा। मेरे साथ साथ उतारना बेटे, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। प्लीज मेरे साथ साथ उतारना, फॉर्मेट छूट जाएगा नहीं तो। आप मेरे साथ लिखिए, सबसे पहला इज सैलरी, अमाउंट बताता हूं, वेजेस, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, सेल्स, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, depreciation on machine, depreciation on furniture, contribution to, contribution to employee welfare fund, interest paid on debenture, lighting and power, uh, interest paid to on bank loan, on bank loan, bad debt, bad debt recovered, ओपनिंग स्टॉक। अबे लिख रहे हो ना साथ में? बस खत्म, बस खत्म। जलीलो लिख रहे थे ना, या नहीं लिख रहे थे? लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे, जल्दी बताओ। चैट में बता दो यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पता लगे तुम लिख ही नहीं रहे। सैलरी का अमाउंट है 40,000, वेजेस 35,000, स्टेशनरी 15,000, पोस्टेज 25,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10,000, रेंट रिसीव 35, कमीशन रिसीव 55, सेल 10 लाख 15,000, परचेज 3,45,000, सेल रिटर्न 15,000, परचेज रिटर्न 25,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 12,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 18,000, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय वेलफेयर 20,000, इंटरेस्ट 25,000, लाइटिंग 5,000, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन 35, बैड डेट 20, बैड डेट रिकवर्ड 20, और ओपनिंग स्टॉक मेरा 75। लिखा? नीचे लिखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहली जानकारी, क्लोजिंग स्टॉक ₹1,00,000 और टैक्स पेड 40%। बस, बस बस बस, ये दो जानकारी है। बस ये दो जानकारी है। एक बार सामने फटाफट जल्दी, क्वेश्चन हो जाए तो बताना, क्वेश्चन हो जाए तो बताना। क्वेश्चन हो जाए तो बताना, नोट हो जाए तो बताना, नोट हो जाए तो बताना, नोट हो जाए तो बताना।
क्वेश्चन नोट हो जाए तो बताना, चैट में बताना क्वेश्चन नोट हो जाए तो, जल्दी, जैसे ही क्वेश्चन नोट हो जाए बताना। एक बार डन लिख देना, ओके लिख देना, कुछ भी लिख देना। अब आपका सबसे पहला काम पता है सिमरन क्या होगा? नित्या, सिमरन, गौरी, दिलीशा, सबसे पहला काम पता है क्या होगा? गुरदीप, मेरी बात सुन, क्या होगा? आप पूरे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में चलो और मार्किंग करो, मार्किंग। आप मेरे को बताना सैलरी कहां जाएगा? क्या सैलरी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा ना? ईबी, मार्किंग करो, मार्किंग। वेजेस जाएगा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। स्टेशनरी मेरा खर्चा है, लेकिन कौन सा खर्चा है? क्या ये परचेज ऑफ स्टॉक है? नहीं। क्या ये चेंज इन इन्वेंट्री है? नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम? नहीं। डेप्रिसिएशन? नहीं। फाइनेंस कॉस्ट? नहीं। एम्प्लॉय बेनिफिट? नहीं। तो कहां जाएगा? जो कहीं नहीं जाएगा वो अदर एक्सपेंस में आएगा। पोस्टेज एंड कुरियर भी अदर एक्सपेंस। चैट में लिखो ना यार, लिखो ना यार। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, बताओ ये भी अदर एक्सपेंस में आएगा। भाई जो कहीं नहीं पता वो तो अदर एक्सपेंस में आएगा ना। रेंट रिसीव मेरी इनकम है, लेकिन ये सेल नहीं है, तो ये अदर इनकम में आ जाएगी। मार्किंग समझ रहे हो? मार्किंग। कमीशन रिसीव इज ऑल्सो अदर इनकम। सेल इज आरएफओ। परचेज इज परचेज ऑफ स्टॉक में आ जाएगा। सेल रिटर्न आरएफओ में से माइनस। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस। डेप्रिसिएशन डेप एंड अमोर्टाइजेशन में आ जाएगा। फर्नीचर की डेप इज डेप एंड अमोर्टाइजेशन। कंट्रीब्यूशन टू इंप्लॉय वेलफेयर, इंप्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा इंप्लॉय बेनिफिट में। इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कॉस्ट में। समझ में आ रहा है ना? देखो मार्किंग। लाइटिंग एंड पावर अदर एक्सपेंस, जो कहीं नहीं जाएगा वो अदर एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कॉस्ट। बैड डेप्ट अदर एक्सपेंस। बैड डेट रिकवर्ड अदर इनकम। ओपनिंग स्टॉक चेंज इन इन्वेंटरी में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक किस में आएगा? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो चेंज इन इन्वेंटरी। अब देखो मैंने पूरी मार्किंग कर दी, मैंने सारी मार्किंग कर दी, अब बस आपको उठा के डालना है। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो कितने नाम बार बार रिपीट हुए हैं जरा देखना। इंप्लॉय बेनिफिट का नाम बार बार आया, अदर एक्सपेंस का नाम बार बार आया, अदर इनकम का नाम बार बार आया, डेप्रिसिएशन का नाम दो तीन बार आया, इंप्लॉय बेनिफिट का नाम दो तीन बार आया। तो आप क्या करोगे पता है? आप क्या करोगे? पहले क्वेश्चन हो गया नोट। आप सबसे पहले हेडिंग बनाओगे, सॉल्यूशन डाल के लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर इन दी बुक्स ऑफ आर के जी, नीचे बनाओगे फॉर्मेट। अच्छा मेरे पास प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं है, तो मैं नोट और अमाउंट लूंगा, ओनली करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की अमाउंट नहीं लूंगा, है ना जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने फॉर्मेट को बना लूंगा, पीएनएल का फॉर्मेट, जो कि होता है, आपको अभी अभी सिखाया मैंने, है ना। अब इसमें मेरे को बताओ सबसे पहली चीज क्या आती है? आप लेते हैं कॉल्ड रिवेन्यू। रिवेन्यू में पहला आता है कॉल्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं नेट सेल्स। आप मेरे लिए सेल माइनस सेल रिटर्न करना, जल्दी से जल्दी जल्दी। सेल कितनी है मेरी? सेल है 10,15,000, सेल रिटर्न है 15,000, माइनस करके 10,00,000 आएगा ना। शो करने की जरूरत नहीं है इसमें, अब इतनी बच्चों वाली चीजें थोड़ी शो करेंगे। सेकंड नंबर पे अदर इनकम। क्या मुझे अदर इनकम का नोट बनाना पड़ेगा ना? बिकॉज अदर इनकम एक से ज्यादा है, और मुझे अदर इनकम का नोट बनाना पड़ेगा, नोट नंबर 1। तो मैं नीचे जाता हूं, नोट्स बाद में बनेंगे, फॉर्मेट पहले बनेगा, याद रखना। अदर इनकम का नोट। अब जितनी भी अदर इनकम है ऊपर से उठा के ले आइए। अदर इनकम क्या क्या है जरा देखना। अदर इनकम पे मेरे पास है रेंट रिसीव 35, कमीशन रिसीव 55।
रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव। तरीका समझ में आ गया ना, बस उठा के लाना है। और देखो अदर इनकम, कोई अदर इनकम और कोई दो के अलावा एक ही रही, बैड डेट रिकवर्ड का 20,000, बैड डेप्ट रिकवर्ड का 20,000। टोटल प्लीज, टोटल 35, 55 और 20, 1,10,000। बस आपको क्या करना है, नोट बना बनाकर ऊपर डालते जाइए। 1,10,000, 11,10,000। एक्सपेंस बताना, एक्सपेंस। पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम तो नहीं है, परचेज ऑफ स्टॉक है। आप मेरे लिए परचेज माइनस परचेज रिटर्न करना प्लीज। परचेज है मेरी 345, परचेज रिटर्न 25, 320, 320। चेंज इन इन्वेंट्री बताना, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताना, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 75, क्लोजिंग है 1,00,000। यार अगर मैं 75,000 माइनस 1,00,000 करूंगा तो ये नेगेटिव का 25,000 नहीं आ जाएगा? आ सकता है, आने दो। बट हमेशा रहेगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही। कभी भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। रहेगा हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चाहे नेगेटिव आ रहा है आने दो, लेकिन रहेगा हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तीसरे नंबर पे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मुझे लग रहा है मुझे इसका भी नोट बनाना ही पड़ेगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, ईबीई, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, पूरा लिखना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं तो टीचर हूं। ढूंढना इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ईबी। सैलरी 40, वेजेस 35, सैलरी 40, वेजेस 35, सैलरी और वेजेस। उसके अलावा ईबी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये रहा। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर 20,000, 20,000 कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर। 40, 35, 20, 95,000 है ना। नोट नंबर 2, 95,000। चौथे नंबर पे फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का भी नोट बनेगा। फाइनेंस कॉस्ट में भी दो पॉइंट थे। नोट नंबर 3, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में दो इंटरेस्ट देखे थे मैंने, दो इंटरेस्ट मेरे को याद है। एक था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और एक था इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 25, लोन 35, 25, 35। समझ में आ रहे हैं ना नोट्स? जल्दी बताओ, नोट समझ में आ रहे हैं? हाँ ना बोलो चैट में। 60,000, इसे उठा के ऊपर डाल दीजिए नोट नंबर 3 के सामने, 60,000। पांचवा, कॉल्ड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका भी नोट बनेगा क्योंकि दो डेप थी। जो भी दो या दो से ज्यादा पॉइंट है ना, उनका नोट बना लो। जो भी दो या दो से ज्यादा पॉइंट है उनका नोट बना दो, अच्छा लगता है देखने में। एक है डेप ऑन मशीन और एक है डेप ऑन फर्नीचर। डेप ऑन मशीन, डेप ऑन फर्नीचर, डेप ऑन मशीन 12, 18, 12, 18, 12 प्लस 18, टोटल 10, 20, 30।
डाल दो ऊपर नोट नंबर 4 के नाम से 30। छठा नोट अदर एक्सपेंस, भाई इसका तो बनेगा ही बनेगा, अदर एक्सपेंस में तो बहुत सारे हैं। अदर एक्सपेंस, नोट नंबर 5, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या क्या है जी? अदर एक्सपेंस ऊपर से शुरू करता हूँ। स्टेशनरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी। स्टेशनरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी। स्टेशनरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जहां जो भी दो या दो से ज्यादा पॉइंट है दक्ष जी, उनका नोट बना देना। मतलब अगर कोई सिंगल आइटम है उसको नोट में मत डालो, अगर दो आइटम है तो नोट में डाल दो। चले। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और क्या है अदर एक्सपेंस? अदर एक्सपेंस 3। बैड डेप्ट का 20,000, 4 ही है ना। लाइटिंग का 5,000। बैड डेप्ट का भी, लाइटिंग और बैड डेप्ट। लाइटिंग और बैड डेप्ट। लाइटिंग एंड पावर और बैड डेप्ट। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी कि अब अगर इसमें ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बन रहा तो इसके अंदर हमें कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल तो बन ही नहीं रहा। स्टेशनरी 15 25 10। 15 25 10। 15 25 10। 15 25 10 और 3 ये हो गए। 5 और 20। 5 और 20। 5 और 20। 15 25 10 5 और 20। 75। नोट नंबर 5 उठा के डाल दो 70। एक बार टोटल कर दीजिए प्लीज। ये मेरा टोटल एक्सपेंस ब्रैकेट में भी 320 माइनस 25 प्लस 95 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 75, 5,55,000। ए माइनस बी करके भी 5,55,000 आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, ए माइनस बी। इसमें से माइनस करूंगा टैक्स, जो कि था पीबीटी का 40%। जी हाँ, 40% मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। 2,22,000। और बाकी बचा हुआ डबल लाइन से बंद, ये यहां से उठ के बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहां से उठ के बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। 3,33,000 इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी पैट। जो भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, वो सॉरी पीएनएल बनाएगी, वो इसी फॉर्मेट से बनाएगी। हमारे पास प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं था, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर का डाटा का कॉलम नहीं बनाया, अगर होता तो मैं वो भी बनाता। खत्म। बताओ क्या मुश्किल है? बोलो क्या मुश्किल? मुश्किल बताओ, मुश्किल मेरे बच्चों, मुश्किल बताओ, इसमें क्या है? कोई मुश्किल नहीं। जैसे पीएनएल का फॉर्मेट मैंने आपको याद कराया, सिमिलरली हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी पढ़ेंगे। आशा रखता हूं समझ में आया होगा, हाँ या ना बोलो। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। पक्का जी? आसान है यार, आसान है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, अब मिलेंगे हम अगली कक्षा में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अगर जो लोग भी ये वार्म अप का बैच देख रहे हैं, आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। वार्म अप का बैच अगर आपने देख लिया है तो भैया लास्ट डेट सब्सक्रिप्शन एंड की होने वाली है। 60% डिस्काउंट पे आप बाय कर सकते हैं। कोड RKG लगाइएगा और डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद लीजिएगा।
हमारा ये बैच आपको इजीली 60% ऑफ में मिल जाएगा। अगर ये 2 क्लासेस के बाद अगर आप बाय नहीं किया है तो बाय करिए। 15+1 वाली सब्सक्रिप्शन लीजिएगा आइकॉनिक 32999 में बुक्स के साथ। कोड आरकेजी यूज करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली कक्षा में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर, लेता हूँ विदा। टाटा बाय बाय बाय। कोरियल लव।